तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फार्म 7 सेमेस्टर में उसके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड उसके यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं 2 वीडियोज़ के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़। इनको आप ऑलरेडी देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 होने वाली है, जिसमें हम जो क्वेश्चन छूट गए थे उन वीडियोज़ के अंदर, दोनों वीडियोज़ के अंदर, उनको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो लेटेस्ट हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके बेसिस पर हमने इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि दीज आर रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर मिस्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़। ये हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ में छूट गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो वीडियोज़ हैं उनको आप ऑलरेडी देख लेना, तभी आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये समझ आएगा। क्योंकि बार बार मैं आगे उन्हीं वीडियोज़ के यहाँ पे रेफरेंस भी देने वाला हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिफोर कवरिंग दिस क्वेश्चंस प्लीज कवर पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनकी जो वीडियोज़ उनका ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला जो पार्ट है वो 1 घंटा 48 मिनट और 32 सेकंड की वीडियो होने वाली है। दूसरा जो पार्ट है वो 3 घंटा 6 मिनट और 6 सेकंड की ये वीडियो है। तो आपने इनको देख लेना। ओवरऑल ये 5 घंटे की सारी वीडियोस बैठती हैं और आज की जो वीडियो है वो अब 1 आवर की यहाँ पे होने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 6 घंटे के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 एंड जो पार्ट 2 वीडियोज़ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मेसी वाला पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। और बाकी ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो कम टाइम में यहाँ पे कवर हो जाए। तो टोटल जो अभी क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं वो 7 क्वेश्चन हैं, जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। एंड ये जो नोट्स हैं इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, एंड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने लॉगिन जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको ना बी फार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपके सामने कई सारे सेमेस्टर्स नजर आएंगे, उनमें से 7 सेमेस्टर पे जाना है और वहाँ पे इसका एक आपको मिल जाएगा कोर्स, एंड वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो आपको वहीं पे ये इंक्लूड होकर मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है नो क्वेश्चंस एडिड, यानी कि जो आपकी जो पुरानी वीडियो है उसी में ना हमने सारा इसका इतना कवर कर रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस यूनिट से मिस नहीं होगा। तो अपना पार्ट 1 को देख ही लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारी जो स्टार्टिंग जो होगी वो यूनिट सेकंड से होगी, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है देखिए वो है राइट द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि शॉर्ट में टीटीएस को हम बोलते हैं, एंड मेंशन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया। जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसके बेनिफिट आपने बताने हैं, एंड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो करते हैं एजेंसीज इंडिया के अंदर उनका रोल आपने यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में आपकी जो यूनिट का नेम है वो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र, मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप करना फिर उसको किसी दूसरी कंट्री या दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये आपने समझना है। तो क्वेश्चन पहले यही बनेगा कि आखिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है। वैसे तो हमने इस प्रोसेस को समझ रखा है, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जिसमें शॉर्ट में हम बोलते हैं टीटी। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में ना टीटी ये पूछा जाता है कि राइट द बेनिफिट्स ऑफ टीटी या राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीटी। तो टीटी नेम से भी आ जाए तो आप ध्यान रखना। तो सिंपली ना अपने वर्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे वर्ड को हम ब्रेक करते हैं टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसफ़र। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब किसी के पास कुछ स्किल हो या कुछ नॉलेज हो या उसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया हो, कुछ इनोवेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। एंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाना, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जाना, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास जाना, वो मूवमेंट कहा जाएगा। तो सपोज़ करो कि आपके पास जो है कोई टेक्नोलॉजी है या आपने कोई इन्वेंशन किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि इंडिया ने कोई आपकी एक वैक्सीन बनाई है। सपोज़ करो कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे इंडिया ने बना ली है। ठीक है, अब उसके पास सारा प्रोसीजर है, सारा तरीका है कि कैसे बनाना है, कैसे पैक करना है, सारी चीज़, और अच्छे से वो काम भी कर रही है। और कोई दूसरा कंट्री है, सपोज़ करो कि रसिया है या फिर कोई दूसरा कंट्री है,
तो आप अगर अपनी टेक्नोलॉजी को कुछ कीमत पर, कुछ रुपयों के बेसिस पर अगर दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि दूसरे का भी काम हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए, तो यही जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो ये जो है कंपनीज टू कंपनी के बीच में होता है, कंट्री टू कंट्री के बीच में होता है। तो जैसे कोई कंपनी कुछ इनोवेशन कर लेती है, कुछ इन्वेंट कर लेती है, कुछ डिस्कवरी कर लेती है, तो बाद में वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो, किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स फ्रॉम वन कंपनी और कंट्री टू अनदर कंपनी और कंट्री। मतलब एक कंपनी से या एक कंट्री से किसी दूसरे कंपनी या दूसरे कंट्री में नॉलेज का, स्किल का या टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफ़र करना ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इमेज देखा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिर गया था। ठीक है, तो बाकी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ये कोई एक इंसान है, आदमी यहाँ पे दिखा रखा है, तो उसके पास कोई एक आइडिया है या उसने कुछ इन्वेंशन किया है। अब वो जो है दूसरे से यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहा है और दूसरे को वो यहाँ पे शेयर कर रहा है। अभी फ्री में तो करेगा नहीं भाई, उसने मेहनत करी होगी, उसने अपना इन्वेस्ट किया होगा, तो कुछ रुपयों के बेसिस पर, मतलब अगर ये खुद की रिसर्च इतनी करेगा तो बहुत टाइम भी लगेगा, रुपये भी लगेंगे, तो ये इसकी मदद से जो है अपना काम कर सकता है। तो ये कहा जाएगा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना। अब जो टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपने बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहला है इट रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय शेयरिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज़। सपोज़ करो कि ये जो इंसान है इसने अभी स्टार्टअप ही हुआ है, इसका मतलब छोटी सी कंपनी है, तो ये इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर इसको जल्दी से एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो जो प्रोडक्शन होगा उसकी भी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे घट जाएगी। तो यहाँ पे है कि शेयरिंग से यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाती है। दूसरा फास्टर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का ये अच्छे और जल्दी से यहाँ पे जो है फास्टली जो है व्यापार वगैरह कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेते हैं किसी दूसरे से। नेक्स्ट इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये नई कंपनी है, अभी इसके पास ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, दूसरे का यूज़ करेगा, तो यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना एकदम लिखित रूप में अच्छे से होती हैं और इनमें बीच में कुछ एजेंसीज भी काम करती हैं इसको ट्रांसफ़र करने में। बाकी 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे इसके मतलब कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो लिखा है इट इंक्रेज इनोवेशन एंड कोलेब्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग जो कंपनीज होती हैं ये जो है उनमें कोलेबरेट कराती है, कौन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा कि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स जिनके अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो ये जो है उनको इनकरेज करते हैं अच्छे काम करने के लिए या कहें तो दूसरे से कोलेबरेट करने के लिए और एक बूस्ट मिलने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। लास्ट में ये भी लिखा है कि इट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड कंट्री। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के अंदर और कंट्री के अंदर जो भी सेक्टर है वहाँ पे बूम मिलेगा, बूस्ट होगा। तो ये इस तरीके से जो है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और उसके बेनिफिट अभी आपने यहाँ पे कवर करे हैं। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रोल ऑफ टीटी एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करती हैं एजेंसीज, उनके रोल आपने बताने हैं। देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एजेंसीज क्या होती हैं, मतलब ये जो है एक बीच में ना ब्रिज की तरह काम करती हैं। जैसे सपोज़ करो कि इंडिया ने जो है कोई यहाँ पे आपका इन्वेंशन किया या कहें तो कोरोना की वैक्सीन बनाई। अब बीच में जो है एक जो है कंपनी या एजेंसी आएगी जो किसी दूसरे कंट्री से कोलैबोरेट करेगी। मतलब दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं करने की वजह एक बीच में जो है एक ब्रिज के रूप में कुछ एजेंसीज होती हैं जो सारे रूल्स फॉलो कराती हैं, सारे स्टैंडर्ड्स, मतलब सब लिखित रूप में और सही तरीके से यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो उन एजेंसीज़ को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती हैं, एक ब्रिज की तरह काम करती हैं, उनको ही हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज। तो इंडिया के अंदर तो यहाँ पे एजेंसीज़ हैं जैसे कि आपके सिलेबस में है, जिनको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, पूरा क्वेश्चन उन पे बनता है। जैसे कि यहाँ पे है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया, APCTD और NRDC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बनता है, लॉन्ग में भी, ये मैंने कवर करा रखा है। TIFAC, BCIL, BISL, TBSE सारी शॉर्ट फॉर्म में है, आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। बाकी इनके कुछ लोगोज वगैरह मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, जैसे NRDC प्रमोटिंग इनोवेशन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बिसिल एंड विराग, बायरैक या विराग जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये इसका मतलब कि इग्नाइट, इनोवेट, इनक्यूबेट, मतलब एक तरीके से इनकरेज करने का है, कोलैबोरेट करने का इनका मेन मोटिव है। तो इनका यहाँ पे रोल बताना है कि इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में कैसे रोल निभाती हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू स्टार्टअप एंड स्मॉल इंडस्ट्री। कि ये जो ऐसे एजेंसीज हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना। ये आपको एक तरीके से टेक्नोलॉजी ला करके दे रही हैं या मदद कर रही हैं आपकी, तो बहुत आपकी यहाँ पे सपोर्ट होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो एजेंसीज हैं वो कोलेबोरेशन को यहाँ पे ये प्रमोट करती हैं और इनोवेशन को इनकरेज करती हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको भी अच्छा काम करने का मौका ये मिलता है या कोलेबरेट करने का यहाँ पे मौका मिलता है इन्हीं की मदद से। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लाइंस। मतलब इंडिया का जो लॉ है, जो स्टैंडर्ड्स है, ये उनको फॉलो कराती हैं अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो कर रही है तो। ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज फैसिलिटेट कॉमर्शलाइजेशन। ये व्यापार को ओवरऑल यहाँ पे बढ़ाती हैं। एग्जांपल NRDC, VCIL, BRI, BIRAC। तो ये सारी कंपनीज हैं या कहें तो एजेंसीज जो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। समझ के, तो इनका रोल यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से शॉर्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है। एंड बाकी जो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यूनिट सेकंड से ही है, वो है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TT प्रोसेस। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है कि टेक्नोलॉजी को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो पूरी प्रोसेस है, उसके ग्रेन्युलरिटी आपने समझानी है। ग्रेन्युलरिटी मतलब बारीकी उसकी आपने समझानी है। यहाँ पे हेडिंग है ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बारीकी, मतलब क्या क्या डिटेल यहाँ पे ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो वो बारीकी से डिटेल आपने सारे को समझाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेन्युलरिटी ऑफ TT प्रोसेस। तो ये हमसे लास्ट टाइम छूट गया था क्वेश्चन, जिसमें आपने API, एक्सिपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल सभी की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपको समझ आया कि एक जो है सेंडिंग यूनिट होगी, एक रिसीविंग यूनिट होगी। सपोज करो कि इंडिया ने जो डेवलप किया था वो जो है सेंडिंग यूनिट कही जाएगी, SU शॉर्ट में हम बोल देते हैं। दूसरा यहाँ पे आप कोई भी देश मान लीजिए, रसिया को मान लीजिए, कोई भी देश मान लीजिए, जो कि एक रिसीविंग यूनिट है। ठीक है। तो अगर इंडिया ने कोवैक्सीन या कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे बनाई है, तो वो टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी। API, एक्सिपिएंट, पैकेजिंग प्रोसेस, मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे आपने शेयर करनी होगी उसके साथ, रिसीविंग यूनिट के साथ। वही जो है उसकी ग्रेन्युलरिटी कही जाएगी, बारीकी कही जाएगी। तो उसके कंपोनेंट ही आपने यहाँ पे बताने हैं। तो सिंपली अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूँ, ग्रेन्युलरिटी का मतलब क्या है। देखिए ग्रेन्यूल प्लस एरिटी। ग्रेन्यूल आप जानती हैं, आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ी है 5th सेम वाली। तो ग्रेन्यूल का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, यानी कि छोटे या कहीं तो बारीक। एंड एरिटी जो है ना एक सफिक्स जोड़ा है जो किसी कंडीशन या स्टेट को ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब ग्रेन्युलरिटी मतलब एक कंडीशन जहाँ पे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा बारीक है, यानी कि बारीकी आप इसको बोल सकते हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कौन सी बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सेंड करनी होती है। तो सिंपल कैसे डिफाइन करोगे कि ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मींस फोकसिंग ऑन द स्मॉल या फाइनल डिटेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है उसकी बारीकी से सारी डिटेल्स को सेंड करना या उस पर फोकस करना, बस यही कहा जाएगा ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है। जैसे लिखा है इट इंश्योर दैट एवरी पार्ट लाइक रॉ मटेरियल, API एंड एक्सिपिएंट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, टेस्टिंग, पैकेजिंग इज़ केयरफुली एनालाइज एंड ट्रांसफर्ड प्रॉपरली। इसका मेन क्या चीज़ है यहाँ पे, ग्रेन्युलरिटी अगर आप समझ रहे हैं, इसका मेन चीज़ यहाँ पे ये रहेगा कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि हर एक पार्ट की इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करी है या कहीं तो शेयर करी है। जैसे रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, API के लिए, एक्सिपिएंट के लिए कहाँ से आएगा, उनकी क्या सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, स्टेबिलिटी प्रोफाइल, pH, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स यानी कि पूरा प्रोसीजर आपने सेंड करना होगा। टेस्टिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी होंगी। पैकेजिंग किस मटेरियल से करना होगा, बोतल में या स्ट्रिप्स में किस तरीके से करना होगा, सारा प्रोसीजर आपने प्रॉपरली यहाँ पे सेंड करना होता है। तो हर एक स्मॉल एंड फाइनर से फाइनर डिटेल आपने भेजनी होती है। तो यही है ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब आपने जो है ये क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्युलरिटी, मतलब उसी के कई सारे कंपोनेंट जो आपने शेयर करने होंगे वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कीजिए, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे API को आपने यहाँ पे बताना है, एक्सिपिएंट भी इसका एक कंपोनेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्युलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
तो देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस, जैसे कि पहले एपीआई और एक्सिपिएंट, इनको हम रॉ मटेरियल्स बोलेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आपने भेजनी होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उनके डिटेल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो बारी बारी से हम सबकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप 7th सेम में आ गए हैं, मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एपीआई क्या होती है। तो नॉर्मल लिखा है यहाँ पे मैंने, एपीआई इज़ द मेन पार्ट या मेन कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है। अगर आप सेंडिंग यूनिट है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें कौन कौन से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है सप्लाई चेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो एपीआई है, जो मेन ड्रग है, उसकी सप्लाई किस मैन्युफैक्चरर या कहें तो किस सप्लायर से हो रही है, उसकी डिटेल आपने भेजनी है कि भाई ये वाला माल आपको वहाँ से मिलेगा, आपको ये चीज़ वहाँ पे चाहिए होंगी। तो सप्लाई चेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने रिसीविंग यूनिट को देनी है। ठीक, दूसरा है फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेसिस पाथवे ऑफ ड्रग। अगर आप ड्रग या एपीआई को बना रहे हैं तो आपने पूरी सिंथेसिस पाथवे या फ्लो चार्ट आपने वो भेजना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पार्टिकल साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड डिसोल्यूशन रेट, मतलब सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो आपकी जो मेन ड्रग है उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या कैसे होता है, और उसका डिसोल्यूशन रेट कितना है, कैसे वो डिसॉल्व होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यानी कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टी देनी है। नेक्स्ट में कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है और उसका पीएच में सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन में उसका पीएच कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसके अलावा पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो कितना है उसका, और कैसे आपने डिटरमाइन करना है, वो सारा प्रोसीजर आपने देना है। इसके अलावा उस ड्रग के अंदर जो मेन ड्रग है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, हीट और लाइट सेंसिटिविटी कितनी है, क्या हीट से लाइट से वो ख़राब होगी या नहीं होगी, मॉइस्चर से बचाना है या नहीं बचाना है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी वो प्योर है, और स्टेरिलिटी प्रोफाइल, क्या वो माइक्रो फ्री है या नहीं है। तो ये जो है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब बारीकी से बारीकी इन्फॉर्मेशन आपने जो है ड्रग या कहें तो मेन एपीआई की आपने सेंड करनी होगी रिसीविंग यूनिट के पास। क्लियर हो गया, तो ये एपीआई की सारी इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है। ऐसे ही जो आपके एक्सिपिएंट है, एक्सिपिएंट आप जानते होंगे जो आपके इनएक्टिव सब्सटेंस हैं जो कि एपीआई के साथ ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी एक डोसेज फॉर्म बन सके। तो उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सेंड करनी होगी रिसीविंग यूनिट के पास। तो लिखा है एक्सिपिएंट आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट दैट हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये हमारे इनएक्टिव आपके एजेंट होते हैं। आप अभी तक पढ़ करके आ ही रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में या इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में, तो वही है। अब इनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, तो पहले तो वही कि भाई सप्लाई चेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कहाँ से इन सारे मटेरियल्स की सप्लाई हो रही है, कौन सप्लायर है, सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे आपके कई सारे कलरिंग एजेंट हैं, डाइल्यूएंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं, सोल्युबलाइजिंग एजेंट हैं, सारी की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब उनकी फिजिकल फॉर्म क्या है, जो भी आपके एक्सिपिएंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, वो भी आपने बताना है। उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल और डिसोल्यूशन रेट क्या है वो आपने यहाँ पे शेयर करना है। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा, उनको कैसे आप डिटरमाइन करोगे, पूरा प्रोसीजर आपने सेंड करना है। उनका पार्टिकल साइज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो आपने बताना है। और एपीआई जो मेन ड्रग है उनके साथ उनकी कंपेटिबिलिटी कितनी है, उनके साथ वो कितना घुल मिल पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन। और उन मटेरियल्स की विस्कोसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट का रेंज कितना है यहाँ पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, वो आयोनिक है, नॉन आयोनिक है, वो आपने बताने हैं। एंड लास्ट में आइसोटोनिसिटी, कि वो आइसोटोनिक हैं या नहीं है। अगर स्पेशली अगर आप पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं या आई ड्रॉप या नेजल ड्रॉप बना रहे हैं तो वहाँ पे आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होती है। क्लियर हुआ, मतलब जस्ट आप ये इमेजिन करो कि आपके पास कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें दूसरे बंदे के पास तो ये इन्फॉर्मेशन आपने ड्रग के बारे में या एक्सीपेंट के बारे में भेजनी ही होगी। क्लियर, वही है उसकी बारीकी या कहें तो ग्रेन्युलरिटी। पहले तो क्वेश्चन ही आपको क्लियर रहना चाहिए कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। अब नेक्स्ट में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको सेंड करनी हो कि क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा भाई इस दवाई को बनाने का। तो यहाँ पे है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें सारी स्टेप्स इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है तो वन बाय स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ यहाँ पे आपने भेजना होता है या बताना होता है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने भेजना है। दूसरा, कुछ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर होंगे, जैसे कि सपोज आप ड्राइंग कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे करनी है, मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी होगी, प्रेशर कितना मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, मतलब कुछ क्रिटिकल पैरामीटर भी आपने यहाँ पे भेजने होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट कि हर एक स्टेप में आपने कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया है उसके पूरी डिटेल, एंड प्रोसेस को आप कैसे वैलिडेट कर रहे हैं कि सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपने बताना है। और अगर आप उसको स्केल अप कर रहे हैं, अगर छोटी से पहले आपने बनाई कोई चीज़, अगर आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं तो कैसे उसको स्केल अप करना है वो भी इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी होगी। ठीक, ये होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अब आपने बताना है फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में कि जब आपका डोसेज फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप वगैरह, अब वो कैसा दिखेगा, कैसे चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ आपने उसकी देखनी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फाइनल फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन वो हमारे फिनिश प्रोडक्ट कहे जाते हैं। ठीक है। अब इनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन कि भाई जब फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, साइज़ क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा प्रोडक्ट का, वो आपने भेजना है। उसकी स्ट्रेंथ यानी कि एपीआई जो है उसमें कितना मिलीग्राम या ग्राम में होगी। दूसरा, स्केल अप प्रोसीजर आपने पूरा भेजना है, उसका सारा डेटा। एंड अगर आपने कुछ प्रॉब्लम्स को एग्जामाइन करना है कि है भाई इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं, तो उसका पूरा तरीका भेजना है कि डेटा ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि आपकी फिनिश प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उनका रिजल्ट क्या आएगा ये भी। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर और सेफ्टी पर। इसके अलावा स्टेबिलिटी डेटा, मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है एंड में जाकर के उसकी सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी, स्टोरेज कंडीशंस आपने क्या मेंटेन करनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी होगी। एंड इसके अलावा देखिए लास्ट में जो है ना आपने बताना होगा पैकेजिंग मटेरियल की डिटेल, जैसे कि लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेजिंग शुड बी ट्रांसफर्ड, पैकेजिंग कैसे की जानी चाहिए, किस तरीके का कंटेनर होगा, एल्यूमिनियम फॉइल होगी, स्ट्रिप वगैरह में होगी, या फिर किसी कंटेनर में होगा तो वो एम्बर कलर की होगी, कौन से कलर की बोतल होगी, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने भेजनी होगी। तो ये इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन फॉर पैकेजिंग मटेरियल, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल चूज़ करना होगा, उसका मटेरियल का टाइप और थिकनेस वगैरह सारी मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट, आर्ट वर्क एंड ड्राइंग, जो आप लेवलिंग करेंगे या जो आप उसकी जब कवरिंग कर देंगे तो उस पर क्या आर्ट वर्क रहेगा, क्या चीज़ें करनी है, ड्राइंग वगैरह वो भी आपने भेजना है। कंपैटिबिलिटी विद द प्रोडक्ट, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है उसकी कंपैटिबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट के साथ में, वो इसको स्पॉइल वगैरह तो नहीं करेगा। नेक्स्ट में पैकेजिंग की प्रोसेस सारा और क्या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग करने में, वो भी आपने बताना है। एंड लास्ट में लेवलिंग की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने लेवल करनी है सारी बाहर, तो ये सारी डिटेल्स आपने जो है बारीकी से भेजनी होगी रिसीविंग यूनिट के पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके कई सारे कंपोनेंट हमने देखे हैं ग्रेन्युलरिटी के। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो अगर आपकी बात करें तो यूनिट सेकंड जो है यहाँ से यही क्वेश्चन हमारे इंक्लूड हुए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड जो है ना, यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, तो यहाँ से तो कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड हुआ है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल से, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके बताता हूँ। तो यूनिट थर्ड में जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस ऑफ द नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है आपका नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, या इसको आप प्री क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। तो पहले जो मतलब पिछली वीडियो थी ना उसमें केवल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, पर इसका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि ये नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है और इसके दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस आपने देनी होंगी, या कौन कौन सी बातों पे आपने ध्यान देना होगा अगर आप नॉन क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको हम कवर करते हैं सिंपली। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए सपोज़ करो कि आपने जो है कोई न्यू मेडिसिन को बनाना है, तो सबसे पहले तो भाई आप डिस्कवर करोगे एक्टिव मॉलिक्यूल को, मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल या ऐसी कोई भी मतलब कि केमिकल जिनका कोई यूज़ हो सके, तो एक्टिव मॉलिक्यूल को आप यहाँ पर डिस्कवर करोगे। फिर उसके बाद आप टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे कि क्या सच में ये यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जो है कहाँ पे करते हैं, लैब में। ठीक है, लैब में करते हैं, या फिर हमको सबसे पहले एनिमल पे करना होता है। एनिमल जैसे एनिमल मॉडल आपके रैट है, माइस है, गिनी पिग है, रैबिट है, मंकी है, तो पहले हम उन पर क्या करते हैं, अपनी सारी टेस्टिंग वगैरह करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड कि मेडिसिन सेफ़ है या नहीं है, एफिकेसी से रिलेटेड, और उनकी काइनेटिक यानी कि फार्माकोकाइनेटिक यानी कि एडीएमई से रिलेटेड, और उनका मोड ऑफ एक्शन यानी कि डायनेमिक से रिलेटेड, और टॉक्सिसिटी स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सारी स्टडी, इसके अलावा डोज वगैरह कितनी देनी है, ये सारी स्टडी हमने एनिमल्स पे करनी होती है सबसे पहले, अगर आप न्यू मेडिसिन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, मतलब कि डिस्कवर करने के बाद। अब जब यहाँ पे
ये एनिमल्स पे टेस्टिंग पास हो जाती है तभी हम ह्यूमंस पे करते हैं। ह्यूमंस पे जो करनी होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। और इसको हम बोलते हैं नॉन क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। देखिए क्लिनिकल जो वर्ड है वो ह्यूमंस से रिलेटेड होता है कि अगर आप टेस्टिंग ह्यूमंस पे कर रहे हैं मतलब क्लिनिकल, अगर आप ह्यूमंस पे टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं मतलब नॉन क्लिनिकल। तो एनिमल्स पे या लैब में कर रहे हैं तो नॉन क्लिनिकल ट्रायल, और ह्यूमंस पे करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है ना 4 फेजेस में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 4 बाद में स्टार्ट होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ी बस प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो इनके दौरान ना कई सारे आपने ना एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने होते हैं जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर CDSCO है। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने पिछली वीडियोस देख रखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। एक ये सेंट्रल बॉडी होती है जो कि इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन अप्रूव होती हैं तो वो CDSCO से होती हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपने एक एप्लीकेशन अप्रूव करानी होती है, तभी आप जो है क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस पे टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि 4 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में आप जो है एकदम हेल्दी पेशेंट पे करेंगे जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, जिसमें आप सेफ्टी चेक करेंगे कि आपकी मेडिसिन सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। फिर आप जिस बीमारी की टेस्टिंग कर रहे हैं उन बीमार पेशेंट पर देंगे, पहले कुछ 100 से 500 आपने सपोज करो कुछ कम पेशेंट पे आप देंगे, फिर पेशेंट की संख्या बढ़ाएंगे 500 से 3000। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे बोला जाता है। जब इतनी चीज़ हो जाएगी मतलब कंफर्म आपको होने लग जाएगा कि हाँ आपकी मेडिसिन सही है, कोई खास साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, उसके बाद आप जो है फिर एक और एप्लीकेशन भरते हैं NDA, जिसको हम बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि किसको भरा जाता है, CDSCO को भरा जाता है दोबारा से। आप उसको बोलते हैं कि भाई हमारी टेस्टिंग यहाँ पे ट्रायल्स हो चुके हैं, आप हमारी मेडिसिन को यहाँ पे अप्रूव कर दीजिए। जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी जो मेडिसिन है वो अप्रूव हो जाती है कि आप अपनी मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं। पर मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी उन पे लगातार टेस्टिंग चल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इसी को हम बोलते हैं फेज़ 4। तो यहाँ पे टोटल क्लिनिकल ट्रायल लगातार चल ही रहा होता है। अभी भी जितनी भी मार्केट में जो दवाइयाँ हैं जो अभी रिसेंटली में आई हैं, ठीक है, या ओवरऑल अगर आप जितनी भी देखोगे तो सब पर लगातार टेस्टिंग चल रही होती है कि भाई उनके कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा खास तो नहीं आ रहे, मतलब एक तरीके से उनको सर्विलेंस यानी कि ध्यान रखा जाता है। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस है। और ये सारी प्रोसेस होने में मतलब डिस्कवरी करने से मार्केट तक आने में 12 से 14 साल लग जाते हैं, और एक मेडिसिन को लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहीं से बनता है स्टार्टिंग में, कि जो आपका नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट है वो क्या है, वो आपने बताने हैं कि अगर आप लैब में या एनिमल्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने कंसीडर करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। समझ आई प्रोसेस आपको? मैंने ये इस वजह से बताया ताकि पुरानी चीज़ भी आपको रिकॉल हो जाए और यहाँ पे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपने समझना है कि नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या है। सिंपली हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, नॉन क्लिनिकल प्लस ड्रग डेवलपमेंट। नॉन क्लिनिकल मैंने पहले अभी आपको बताया ये कि क्लिनिकल जो है ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और नॉन क्लिनिकल मतलब ह्यूमंस के अलावा कहीं और। तो नॉन क्लिनिकल का मतलब है मीन्स स्टडीज़ और टेस्ट डन इन लैब और ऑन एनिमल्स नॉट ऑन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस के अलावा अगर आप कहीं और टेस्टिंग कर रहे हैं एनिमल्स पे या लैब के अंदर तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्लिनिकल, ठीक। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग न्यू ड्रग। न्यू ड्रग को टेस्ट करना, क्रिएट करना, वो ड्रग डेवलपमेंट कहा जाएगा, ड्रग को डेवलप करना, ठीक है। तो ड्रग को डेवलप करने के दौरान अगर आप एनिमल्स पे या कहें तो लैब में टेस्टिंग करते हैं तो वही जो टेस्टिंग, वही जो ट्रायल आपका नॉन क्लिनिकल ट्रायल या नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे आपने तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे बनानी होगी। तो सिंपल यहाँ पे हाईलाइटेड है कि नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड फार्माकोकाइनेटिक ऑफ न्यू ड्रग इन लैब्स और एनिमल्स बिफोर टेस्टिंग इन ह्यूमंस। कि नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या है कि एनिमल्स के अंदर या लैब के अंदर आपकी जो मेडिसिन जो अभी न्यू है उसकी सेफ्टी चेक करना, उसकी एफिकेसी चेक करना, उसकी फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक चेक करना, किस पर, एनिमल्स पे या लैब के अंदर, बिफोर टेस्टिंग इन ह्यूमंस पे टेस्ट करने से पहले। क्लियर हो गया? अब इसी को हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल भी बोलते हैं, इट ऑल्सो नोन एज प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री का मतलब होता है बिफोर,
क्लिनिकल मतलब जो ह्यूमंस पे टेस्टिंग की जाती है उससे पहले जो ट्रायल होता है उसको हम प्री क्लिनिकल ट्रायल भी बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी कि कैसे मेडिसिन डिस्कवर हुई, कैसे एनिमल पे टेस्टिंग करी, ह्यूमंस पे टेस्टिंग करी, कई फिजिक्स में टेस्टिंग हुई, तब अप्रूवल मिला, तब मार्केट में ये लगातार अभी भी सर्पिलेंस उस पर चला हुआ है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा रखी है कि न्यू एक्टिव मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई, फिर आपके एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होंगे जिसको हम प्री क्लिनिकल ट्रायल या नॉन क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। फिर CDSCO को एप्लीकेशन देनी होती है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, अप्रूवल मिलता है तभी आप ह्यूमंस पे टेस्टिंग कर पाते हैं 3 फेज़ में। फिर NDA को सबमिट करना होता है अपने अप्रूवल के लिए, अप्रूवल मिल जाता है तो लगातार 4 फेज़ आपका यहाँ पे चल रहा होता है। समझ गए आप? ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने नीचे दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप नॉन क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, अगर आप एनिमल्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं या लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी होंगी दवाई के बारे में, ताकि अगर आप बाद में ह्यूमंस पे टेस्टिंग करें तो कोई खास नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपका क्वेश्चन। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे इमेज में भी दिखा रखा है कि सबसे पहले आप डिस्कवरी करेंगे, फिर एनिमल्स पे टेस्टिंग करेंगे, लैब में टेस्टिंग करेंगे, फिर ह्यूमंस पे टेस्टिंग करेंगे, फिर अगर वहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा, अगर आपको थम्स अप मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो ड्रग है वो बिकम अवेलेबल, यानी कि मार्केट में अवेलेबल होने के लिए आपको अप्रूव हो जाएगी, तो मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑफ नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्टर ऑन विच बी फोकस ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं या चीज़ें हैं जो आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान चेक करनी होती हैं ताकि ड्रग आपकी सेफ और इफेक्टिव रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम चेक करेंगे ड्रग की सेफ्टी। देखिए सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सेफ्टी की टेस्टिंग होगी मेडिसिन की एनिमल्स पर, फिर एफिकेसी की क्या उसका इफेक्ट है, फिर ADME, आप पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ करके आए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होती है फार्माकोकाइनेटिक या डायनेमिक। तो ADME और उसका मोड ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट वगैरह, इनकी डायनेमिक आप पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके समझेंगे। टॉक्सिसिटी स्टडीज़ कि भाई क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है उसका शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, या प्रेग्नेंट लेडीज़ पर या कैंसर से रिलेटेड, वो आपने पढ़ना है। स्टेबिलिटी स्टडीज़ एंड डोज डिटर्मिनेशन की कितनी डोज यहाँ पे आपने देनी होगी। क्लियर? तो इन्हीं को आपने यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहला है सेफ्टी टेस्टिंग। ओके, तो आपकी मेडिसिन मार्केट में आने से पहले आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मतलब कि आपकी दवाई कोई फ़ायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, पर किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये आपने ध्यान में देके चलना है। तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन डिफरेंट ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स etc बाय यूजिंग एनिमल मॉडल। आपके पास कई सारे एनिमल मॉडल्स होते हैं। जब अगर आप फार्माकोलॉजी से एमफार्म करोगे तो आप इन पे खुद कई सारे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। जो आप जाएंगे अगर एमफार्म में, तो आपके पास माइस है, रैट है, या फिर आपके पास रैबिट है या गिनी पिग वगैरह है, तो इनके ऊपर जो एकदम हेल्दी रहेंगे, तो उन हेल्दी जो रहेंगे उन्हीं के ऊपर अपने आपकी मेडिसिन देनी होगी। फिर उनका बिहेवियर आपने नोट करना होगा कि एक्यूट यानी कि कम टाइम में क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट, सब एक्यूट मतलब कुछ देर बाद कितना इफेक्ट नज़र आ रहा है, और लॉन्ग टर्म यानी कि क्रोनिक टॉक्सिसिटी कितनी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपने सेफ्टी टेस्टिंग यहाँ पे, सेफ्टी का ट्रायल यहाँ पे करना होगा। क्लियर हो गया? अगर आपको सेफ्टी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि आपकी ड्रग सेफ है, फिर अब आप ढूंढेंगे उसका फ़ायदा कि क्या ये इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए वही लिखा हुआ है, एफिकेसी टेस्टिंग। तो लिखा है ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल वी चेक वेदर ड्रग प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट और नॉट। कि प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ही हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो दवाई है क्या वो कुछ इफेक्टिव या थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो कितना कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यही जो आपके जो एनिमल मॉडल है, जैसे आपका रैबिट है या गिनी पिग है या आपका मतलब कि रैट या माइस वगैरह है, तो उन पर आप टेस्टिंग करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में वी यूज़ डायबिटिक रैट फॉर टेस्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग। अगर आप एंटी डायबिटिक ड्रग की एफिकेसी चेक करना चाहते हैं तो आप इस मेडिसिन को उन रैट या उन एनिमल मॉडल में देंगे जो ऑलरेडी डायबिटिक रहेंगे। ठीक है, उनको डायबिटीज़ रहेगी, और आप फिर चेक करेंगे क्या उनकी डायबिटीज़ जो थी उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है ग्लूकोज लेवल में या फिर नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरा तरीका या दूसरा एग्जांपल, बी प्रोड्यूस पेन इन एनिमल मॉडल टू चेक इफेक्ट ऑफ पेन किलर। हम क्या करते हैं, सपोज ये आप एमफार्म में टेस्ट करोगे ही इनके बारे में तो ज़रूर से, कि सपोज आपका ये कोई एनिमल मॉडल है तो आपने जो है इसको पेन किलर दे दिया,
या जिसका आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो आपने दे दिया। अब पेन किलर इसको दे दिया, आपको पता है 20 मिनट के बाद वो असर करने लग जाएगा, 15 मिनट के बाद। अब इस आपने माइस को या रैट को उठा करके जो है किसी एक इक्विपमेंट में रखना है जिसके आप टेस्टिंग वगैरह करोगे। तो एक इस तरीके से इक्विपमेंट होता है, वो गर्म हुआ रहता है, तो आप इसको उसमें छोड़ दोगे। आप इसको ना दर्द प्रोड्यूस करोगे, पेन यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे। अगर पेन किलर सच में काम कर रही है तो भाई इसको दर्द महसूस नहीं होगा इस गर्म चीज़ पर रखने के बाद भी। और अगर पेन किलर अच्छे से काम नहीं कर रही है मतलब इसको दर्द ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, सारा कुछ जो है लॉज या रूल्स को फॉलो करके होता है। 1 मिनट 2 मिनट केवल इतना ही यहाँ पे, या मिनी सेकंड के लिए भी रखना होता है कई बार तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने चेक करनी होती है एफिकेसी। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स भी आपने यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी अगर आप प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं कि आपकी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है, कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका, मेटाबॉलिज्म कैसे और कहाँ हो रहा है लिवर में, तो कितना टाइम लगता है, एंड एक्सक्रेशन वगैरह। तो ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल यही सारी चीज़ आपने समझनी होती है एडीएमई के बारे में। तो जो स्टूडेंट फार्माकोलॉजी से एमफार्म करेंगे तो उनको तो इन्हीं के अंदर जो है ज़्यादा डिटेल में जानना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, सारी इन्फॉर्मेशन, एडीएमई पूरा डिटेल में वो पढ़ना होता है। ठीक है, जो स्पेशली फार्माकोलॉजी से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन, मतलब आप ये समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ड्रग एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ड्रग कैसे एंटर करेगी वो प्री क्लिनिकल के दौरान ही आप यहाँ पे समझेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप ये समझेंगे कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो भी आपने यहाँ पे जानना होगा। मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है ड्रग का वो आपने देखना है कि कितना टाइम लगता है और कहाँ पे हो रहा है। एक्सक्रिएशन, और ड्रग जो है कितने टाइम में एक्सक्रिएट हो रही है, कितने अमाउंट में एक्सक्रिएट हो रही है, वो आपने चीज़ें समझनी है। जब आप इन फैक्टर्स की स्टडी कर लेंगे तो आप जो है ये भी पता लगा पाएंगे कि आपकी जो मेडिसिन उसकी हाफ लाइफ कितनी है और बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि ब्लड में ड्रग कितनी पहुंच रही है। तो आपने एडीएमई को भी प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कंसीडर करके चलना होता है। नेक्स्ट आपने मोड ऑफ एक्शन भी समझना होगा। फार्माकोडायनेमिक्स आपने यहाँ पे देखनी होगी कि ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल वी ऑल्सो स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। हम ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, वो भी देखते हैं, और किस तरीके से वो काम कर रही है, किस पर्टिकुलर एंजाइम को वो इनहिबिट कर रही है, या किस पर्टिकुलर वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है, वो भी चीज़ यहाँ पे समझते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, तो ये सारी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिटेल्स आपने जो है एनिमल से पहले लेनी होती है, तब भी आप ह्यूमंस पे टेस्टिंग करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉक्सिसिटी स्टडीज़, और इसके बाद में टॉक्सिसिटी स्टडीज़ आपने करनी होंगी, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है जीनोटॉक्सिसिटी। आपने ये चेक करना होगा कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका जीन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, यानी कि जीन आपका डैमेज तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपने चेक करना है। कार्सिनोजेनोसिटी, यानी कि उसका जो है कैंसर कॉज करने से रिलेटेड तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, वो भी चेक करना है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, मतलब वह भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसको ये टैबलेट दी जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके ये एनिमल मॉडल हैं तो वो भी प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनको भी वो मेडिसिन दे करके यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, तो ये हो गया टॉक्सिसिटी स्टडी। इसके बाद हम स्टेबिलिटी स्टडी भी करते हैं कि ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल वी ऑल्सो एनालाइज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, लाइक कि उसका पार्टिकल साइज़ क्या है मेडिसिन का, वो आप लैब में ही करते हैं। उसका डिसोल्यूशन रेट कितना है, सोल्युबिलिटी कितनी है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी कितनी है, वो सारा कुछ हम लैब में करते हैं। तो लैब में और एनिमल पे जो टेस्टिंग होती है वही हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। इसके अलावा डोज डिटर्मिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल आप ये भी डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई ह्यूमंस को कितनी डोज देनी है। अगर हम एनिमल्स को इतनी डोज दे रहे हैं तो ह्यूमंस को कितनी डोज देनी होगी, इफेक्टिव डोज कितनी रहेगी, लीथल डोज कितनी रहेगी, वो सारा कुछ जो है सारे पैरामीटर, सारे फैक्टर आपने यहाँ पे कंसिडर करके चलने हैं, यहाँ पे ध्यान में देने होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि भाई नॉन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है या नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, उसके दौरान हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन बनता है यूनिट 3 से ही आपको बनता है। तो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे कि डिफाइन इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर, आईबी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एंड उसका पर्पस क्या होता है शॉर्ट में आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए आपको ना यहाँ पे मिलेगा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। इसको ना मैंने लास्ट वीडियो में ना पिछली बार छोड़ दिया था, पर ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में आपने कवर करना है। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपने जो है नॉन क्लिनिकल ट्रायल करा या कहें तो एनिमल्स पे जो है टेस्टिंग करी।
ठीक है, मेडिसिन डिस्कवर हो गई थी आपका एक्टिव मॉलिक्यूल, फिर आपने एनिमल्स पे टेस्टिंग करी। तो एनिमल्स पे टेस्टिंग करने के बाद उसकी सेफ्टी कितनी रही, सेफ्टी एफिकेसी कितनी रही, एडीएमई क्या रहा, मोड ऑफ एक्शन क्या रहा, टॉक्सिसिटी कितनी रही, तो उसको ना आपने डॉक्यूमेंट में जो है सारा कुछ लिखना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। बस उसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। ठीक है, इसका जो नेम आया है आप नेम से सारे को समझ आएंगे, वर्ड को बस ब्रेक करना है, बस ये ट्रिक आपको पता रहनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो ए पर्सन हु कंडक्ट रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। एंड इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर मतलब इन्वेस्टिगेटर का ब्रोचर। ब्रोचर यहाँ पे क्या है, एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है बुकलेट, या एक रिटन डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल लिखी रहती है। मतलब जिसने एनालिसिस करी है, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका रिटन या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। तो देखिए लिखा है ए प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो अब ऐसे वर्ड को मिला करके ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर जो है एक रिटन या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर जो मेडिसिन पे आपने जो टेस्टिंग करी है, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो किया है, उसके सारे पैरामीटर्स, सारी कंसिडरेशंस इसके अंदर लिखी रहती हैं, ताकि आगे आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकें, आपको एक गाइडेंस मिल सके कि इसकी सेफ्टी कितनी है, एफिकेसी कितनी है, साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं और क्या इसका एडीएमई वगैरह है। क्लियर हुआ? अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी पर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। मतलब जिस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई भी ड्रग है या कोई आपका डिवाइस है या सप्लीमेंट है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है, क्लिनिकल की भी और नॉन क्लिनिकल की भी। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो आप कह रहे हैं केवल प्री क्लिनिकल का डेटा रहता है, देखिए प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये तैयार होता है, या कहें तो प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद आप इसको बनाते हैं, फिर लगातार जब तक क्लिनिकल ट्रायल चलता है सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेस्टिंग चल रही होती है तो लगातार वो अपडेट होती रहती है, मेंटेन की जाती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो इन्वेस्टिगेटर्स जो ब्रोचर है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्रिपेयर किया जाता है एंड लगातार उसको हम अपडेट या मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द क्लिनिकल ट्रायल। जो पूरा क्लिनिकल ट्रायल है उसके दौरान इसको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस आपको समझ आ गया होगा, डेटा को एक तरीके से मतलब कि एक जगह रखना और आगे जो भी ट्रायल हो रहे हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो लिखना है टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सेफ्टी, एफिकेसी एंड प्री क्लिनिकल डेटा। जो पुराना डेटा है या ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ इसमें रहता है, तो एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू गाइड इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर को गाइड करने के लिए कि जो क्या स्टडी प्रोटोकॉल्स रहेंगे, क्या मेथडोलॉजी आपने अपनानी है और क्या रैशनल यहाँ पे रहेगा, मतलब क्यों आप यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं इस ट्रायल को, यहाँ पे रैशनल उसकी शर्त वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी रहेंगी। तो इस तरीके से इसका ये पर्पस है। बाकी टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी बाय शेयरिंग सेफ्टी डेटा एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, मतलब जो आपके एनिमल्स हैं उनमें क्या इसके साइड इफेक्ट रहे हैं, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे, पेशेंट को भी बताएंगे, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से पेशेंट की सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर होगी, किसकी मदद से, इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर की मदद से। तो ये इसका यहाँ पे पर्पस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन थर्ड यूनिट से आपका ये भी कवर होता है, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड से ही जो बनता है वो है डिफाइन बायो स्टेटिस्टिक्स एंड राइट द रोल ऑफ बायो स्टेटिस्टिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे यूनिट थर्ड से देखोगे यहाँ पे है बायो स्टेटिस्टिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में ना आपने ये बताना है कि आखिर बायो स्टेटिस्टिक्स होता क्या है और उसका रोल क्या होता है मेडिसिन्स को या कहीं तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डेवलप कराने में। ठीक है, तो अगर मैं आपको इससे हट के थोड़ी सी चीज़ बताऊं कि जो बायो स्टेटिस्टिक्स है ना, इसका आप एक अलग सेपरेटली एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं 8 सेमेस्टर में जा कर के, और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये वहाँ पे मैथ है, मैथमेटिक्स आप दोबारा से 8 सेम में जा कर के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी मैथ आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बच्चों की बैक लगती है ना 8 सेमेस्टर में, वो इसी सब्जेक्ट में लगती है, बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, मतलब पूरा नेम सब्जेक्ट का ये है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी से इसको समझ लेना कि आखिर ये चीज़ है क्या, और इसमें थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपने पहले से ही इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेना, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर भी करा रखा है, वरना बैक सबसे ज़्यादा इसी में लगती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल जो आपने समझना है ना, वो उसी एक तरीके से जो पूरा सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे जानना है कि आखिर बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद या इसका यूज़ करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, उसका रोल क्या है मेडिसिन को डेवलप कराने में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बायो स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले आपने समझना होगा स्टैटिस्टिक क्या है। पहले तो आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लेना, और बोलने में थोड़ी दिक्कत भी आती है इसको। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है। तो अगर आपको याद आया हो 10th क्लास में, अगर आपने देखो कॉमन है पढ़ते ही है 10th क्लास में मैथ, तो मैथ में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सांख्यिकी। हिंदी मीडियम वालों को सांख्यिकी, हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों को स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँ, सांख्यिकी मतलब संख्या की मदद से किसी चीज़ की समझ करना या स्टडी करना, वो सांख्यिकी बोला जाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ स्टेट प्लस स्टिक, स्टेट का मतलब होता है स्टेटस और कंडीशन, एंड स्टिक्स ये एक सफिक्स है जिसका मतलब है यहाँ पे स्टडी करना। मतलब किसी कंडीशन या स्टेटस की स्टडी करना न्यूमेरिकल डेटा की मदद से, वो जो है स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, अच्छा स्टेटस क्या होता है। स्टेटस आप व्हाट्सएप पे लगाते रहते हैं अक्सर, जहाँ पे हर कोई अपने आप बीते सुनाता रहता है स्टेटस के जरिए। कोई आशिक लोग होते हैं, कोई भाई मोटिवेटर रहते हैं अपने, वो चीज़ों को लगाते हैं। कुछ अपनी अच्छी बुरी चीज़, मतलब जो भी अपनी कंडीशन चल रही होती है खाने पीने की, मतलब एक तरीके से आप अपनी कंडीशन वहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो स्टेटस का मतलब क्या है, कंडीशन या स्टेटस आपका। ठीक है। तो उसकी स्टडी करना न्यूमेरिकल डेटा से, वही है स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो सिंपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्टेटस या कंडीशन बाय न्यूमेरिकल डेटा। किसी न्यूमेरिकल डेटा की मदद से किसी भी कंडीशन की, किसी भी स्टेटस की स्टडी करना, वो स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। और ये कैसे किया जाता है, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करके फिर उसको ऑर्गेनाइज करो अच्छी तरीके से, उसकी एनालिसिस करो, उसका रिजल्ट यानी कि इंटरप्रिटेट उसको करो आप, फिर लास्ट में किसी को समझाने के लिए उसको प्रेजेंट करो। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा मतलब समझ आ जाए रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो देखिए सपोज करो कि एक क्लास है, एक क्लास में ना 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब उनका जो टीचर है ना, उनसे बोलता है कि भाई आप ये मेरे को बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा फल कौन सा पसंद है। अब भाई 100 स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग चॉइस रखते हैं, भाई मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है। अब यहाँ पे जब ओवरऑल सब बताते हैं ना, तो जब वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है टीचर, तो उसको एक ग्रुप से बनते देखते हैं। लाइक जैसे कि 10 स्टूडेंट को यहाँ पे जो है एप्पल पसंद है, 20 स्टूडेंट को यहाँ पे जो है बनाना पसंद है, और 40 जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे जो है आपका मैंगो पसंद है। ठीक है। बाकी जो आपके यहाँ पे 40, 20 और 70 हो गए, बाकी जो 30 जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे ग्रेप्स पसंद है। ठीक है। तो एक तरीके से 4 ग्रुप यहाँ पे ओवरऑल बन गए। तो सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट से क्या करा, जो टीचर उन्होंने क्या है डेटा को कलेक्ट करा कि भाई 10 लोगों को अच्छा एप्पल पसंद है, 20 को बनाना, 40 को मैंगो, 30 को यहाँ पे ग्रेप्स पसंद है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन का एक पूरा जायज़ा लूँ कि भाई आखिर चला क्या यहाँ पे, तो ये रिजल्ट निकल के आता है कि भाई ये जो क्लास है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पसंद है लोगों की, वो मैंगो है। ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनको मैंगो पसंद है। ठीक। सबसे जो कम पसंद है यहाँ पे वो एप्पल है। ये आपको समझ आया, मतलब कि सबसे ज़्यादा पसंद क्या है और सबसे लीस्ट कौन सी पसंद है, सबसे कम कौन सी चीज़ पसंद है, तो वो एप्पल है। बाकी सेकंड नंबर पे ग्रेप्स आते हैं, थर्ड पे यहाँ पे बनाना आते हैं। तो ये जो है एक तरीके से जो टीचर है उसने डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसने अरेंज कर लिया, या फिर इस तरीके से वो अरेंज कर सकता है 10, 20, 30 और 40। 10 यानी कि एप्पल, 20 बनाना और 30 यहाँ पे ग्रेप्स और 40 यहाँ पे क्या आपके मैंगो। तो डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, फिर ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रिटेट करना। इंटरप्रिटेट मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सी कम पसंद है, उसका रिजल्ट निकालना, और फिर किसी चौथे इंसान को, किसी दूसरे जनों को ये समझाना कि भाई इस क्लास को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो क्या समझे, ये सारा कुछ गुणा भाग करना, सारे को ऑर्गेनाइज करना, टेबल वगैरह बनाना, यही कहा जाता है सांख्यिकी। संख्याओं की मदद से, न्यूमेरिकल डेटा की मदद से किसी भी कंडीशन या स्टेटस की स्टडी करना।
क्लियर हो गया। अगर इसी चीज़ को, यही जो स्टेटिस्टिक्स के जो मेथड है, इनको अगर आप किसी बायोलॉजिकल थिंग लाइक मेडिकल फील्ड पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं तो बस वही स्टडी करना बायो स्टेटिस्टिक्स कहा जाएगा। क्लियर हुआ। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लिनिकल ट्रायल में, अभी हम समझेंगे। तो सिंपली अगर मैं अब वर्ड को ब्रेक करके बताऊं, बायो प्लस स्टेटिस्टिक्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं जैव सांख्यिकी। बायो आप जानते ही हैं, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड स्टेटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब डेटा को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और फिर किसी के सामने प्रेजेंट करना। तो अगर हम इन्हीं स्टेटिस्टिक्स के मेथड को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करें, लाइक जैसे एग्जांपल समझो कि सपोज करो किसी आपने मेडिसिन का ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप पैरासीटामोल का यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं। आपने पैरासीटामोल यहाँ पे 4 ग्रुप को दी, यहाँ पे इस तरीके से 4 ग्रुप आपने बनाए। एक ग्रुप वो जो एकदम हेल्दी हैं, ठीक है, इसमें आपके 10 पेशेंट हैं। एक ग्रुप वो जो है बुखार उनको आ रखा है, यानी कि एक ग्रुप आपका फीवर वाले, ये आपके 10 लोग हो गए। एक ग्रुप वो जो स्मोकिंग करते हैं और वैसे उनको कोई भी बुखार नहीं है, तो 10 लोग यहाँ पे वो हो गए। एक ग्रुप वो कि जो स्मोकिंग करते हैं और उनको यहाँ पे बुखार है। जस्ट मैं नॉर्मल एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पूरा डेटा देंगे, मतलब उनको, और मतलब कि सभी से कलेक्ट करेंगे कि अच्छा जो हेल्दी थे उन पे क्या इफेक्ट आया, फीवर जिनको था जो नॉर्मल थे उनको क्या इफेक्ट मिला, और स्मोकिंग जो करते थे उनको क्या यहाँ पे मतलब कि इफेक्ट मिला मेडिसिन से, और जो स्मोकिंग प्लस फीवर जिनको था उनको क्या यहाँ पे इफेक्ट मिला। सभी डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, ऐसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा कि अच्छा हमारी जो दवाई है वो हेल्दी पर्सन में क्या काम करेगी, स्मोकिंग वालों में क्या उनका रोल है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मतलब एक तरीके से सारा कुछ जो है आप यहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो आपने जो है ये कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करा ना, ह्यूमन बींग्स पे और मेडिकल ट्रायल के दौरान अप्लाई करा, तो यही कहा जाएगा आपका बायो स्टेटिस्टिक्स। क्लियर हुआ। अब यही जो है ना, आप 8 सेमेस्टर में 5 यूनिट्स हैं, न्यूमेरिकल डेटा सब यही समझने वाले हैं। और ये आप हाथों से यानी कि लिख लिख के नहीं करते, बल्कि आपके पास जो है जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके मेडिकल सॉफ्टवेयर हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल में रोल निभाते हैं, रिसर्च में रोल निभाते हैं, उनकी मदद से सारे कुछ आप यहाँ पे करते हैं। या फिर आप सोचने लग जाओ कि भाई यार इतना डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, सब जो है कंप्यूटर पर होता है। तो लिखना क्या है कि बायो स्टेटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ये स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच है डेट यूज स्टेटिस्टिकल मेथड टू स्टडी द हेल्थ, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जिसमें हम स्टेटिस्टिक्स के मेथड का यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप की हेल्थ की स्टडी करने में, बायोलॉजी की स्टडी करने में या मेडिसिन की स्टडी करने में। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग डिसीज, ये डिसीज़ को समझने में, पढ़ाई करने में मदद करता है। न्यू ड्रग की टेस्टिंग करने में इसका रोल है, एंड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं आपको ना 2-4 एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आप समझेंगे कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आजकल हम बस समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये है क्या चीज़। जैसे एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स में या हेल्थ सर्वे, आपने देखोगे ना हेल्थ सर्वे होती हैं जैसे शहरों में या स्टेट वाइज, कि भाई इस स्टेट में कोरोना के इतने पेशेंट हैं। आपने देखो कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि भाई यूपी के अंदर इतने अभी जो है एक्टिव केसेस हैं, इतनों की डेथ हो गई है, इतने रिकवर हुए हैं, या महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे चल रहा है, तमिलनाडु यहाँ पे चल रहा है, केरल यहाँ पे चल रहा है, पंजाब में इतना है, हरियाणा में इतना है। तो सारा जो डेटा ये ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप जैसी जो जनता है उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स का ही तो खेल है सारा कुछ। तो यहाँ हेल्थ सर्विस में इसका रोल है। बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट, मतलब मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जैसे लोग न्यू बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का सारा कुछ डेटा तैयार करना या इन्वायरमेंट की स्टडी करना, तो ये इसका यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी इमेज लगा रखी है यही चीज़ समझने के लिए। देखिए स्टेटिस्टिक्स यानी कि डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, समझाना, कलेक्ट करना, ये यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स है। और यही जो स्टेटिस्टिक्स अगर आप जो है ह्यूमन्स बीइंग पे या मेडिकल फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोविड-19 का लगा रखा है।
जैसे ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखोगे तो कन्फर्म्ड केस इतने थे उस पार्टिकुलर टाइम पे, जस्ट आप एग्जांपल के रूप में समझो, मैं तो बस आपको शो करना चाहता हूँ कि कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। एक्टिव केस इतने थे, क्योर्ड इतने हुए और डेथ इतने लोगों की हुई। यहाँ पे वाक़ायदा पूरा डेटा दिखा रखा है कि भाई देखो कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा एक्टिव केस, यहाँ पे कन्फर्म केस, इसमें तमिलनाडु दूसरे पे, दिल्ली यहाँ पे, आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मतलब सारा डेटा। तो ये जो डेटा यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है सामने, अब पहले ही कलेक्ट किया गया होगा, फिर उसको अरेंज किया है हमने कि भाई कौन पहले कौन नीचे, फिर इसको जो है इंटरप्रेटेड किया है आपने ओवरऑल कि भाई कितने कन्फर्म केस आए हैं, कितने एक्टिव केस है, कितने की डेथ हुई है, कितने का क्योर हुआ है, और फिर ओवरऑल आपके सामने इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या कही जाएगी सारी चीज़, बायो स्टेटिस्टिक्स। ऐसे ही क्लिनिकल ट्रायल में भी होता है, हेल्थ सर्वे, यही हेल्थ सर्वे का एग्जाम्पल है। तो क्लियर हो गया कि क्या है बायो स्टेटिस्टिक्स और इसका क्या यूज़ होने वाला है। अब इसके रोल ही आपने यहाँ पे समझने हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग आपकी लिखी हुई है, रोल ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि अगर आप मेडिसिन यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो बायोस्टेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वही आपने बताना है। सबसे पहला है इन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पैरास्टामोल को आपने इन ग्रुप में दिया, डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर रिजल्ट निकाला, किसी को रिप्रेजेंट करा या CDSO के पास भेजा। तो ये क्लिनिकल ट्रायल में इसका रोल है कि बायो स्टेटिस्टिक्स इज यूज टू डिज़ाइन क्लिनिकल ट्रायल। ये क्लिनिकल ट्रायल को डिज़ाइन करने में, परफॉर्म करने में मदद करता है। इट डिसाइड सैम्पल साइज कितना रहेगा, यानी कि ग्रुप का साइज 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, कितने रहेंगे। सेलेक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप को आप सेलेक्ट करोगे, कौन सा मेथड रहेगा, और जो डेटा आएगा वो रिलायबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो इसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है, यानी कि बायो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। यानी कि मैथ आप यहाँ पे यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा टफ नहीं है मैथ, पर कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी होंगी 10th क्लास वाली, पर वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टफ लगने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन डेटा एनालिसिस, डेटा की एनालिसिस करने में, कि इट एनालाइज द डेटा ऑफ क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल टू इवेल्युएट द सेफ्टी, एफिकेसी एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग। आप क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, या फिर अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं हेल्थ सर्विस से रिलेटेड या बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप सभी डेटा को एनालाइज कर पाते हैं किसकी मदद से, बायो स्टेटिस्टिक्स की मदद से, ताकि आप ये पता कर सकें कि भाई कौन सी यहाँ पे बीमारी सबसे ज़्यादा चल रही है। अगर आपने अक्सर सुना होगा, जो टीवी पे अक्सर सुना होगा कि भाई आजकल डेंगू ज़्यादा चल रहा है, इस एरिया में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वो डेटा आता कहाँ से है, वो डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको इंटरप्रेटेट करके जो है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं इसी बायो स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करके, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये प्रोनाउंस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस करने में, पहले से ही पता लगाने में, कि इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ड्रग डेवलपमेंट बाय एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल। कि क्लिनिकल ट्रायल से जो आपको डेटा मिला है ना, उसकी एनालिसिस करके आप जो है ड्रग को डेवलप करने से रिलेटेड रिस्क का पहले ही असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई जो आपने मेडिसिन डेवलप करी है उसके क्लिनिकल ट्रायल में इतने साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या ये टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो क्या आगे चल के ये ज़्यादा तो टॉक्सिक नहीं हो जाएगी पूरी पॉपुलेशन को आप ये मेडिसिन देने वाले हैं। तो पहले से आप रिस्क का यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं बायो स्टेटिस्टिक्स की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है इन क्वालिटी कंट्रोल। ऐसे मेडिसिन की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अलग अलग बैच चल रहे होते हैं, तो हर एक बैच का ना यहाँ पे जो है डेटा को जो है मॉनिटर किया जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल में जो है स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो लिखा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बायो स्टैटिस्टिक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने में भी, जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं लगातार, तो वो जो है डेटा सारा कुछ इसी से कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और सारा कुछ जो टीम मेंबर होते हैं या जो भी वहाँ पे सारा कुछ देख रहे होते हैं उनको सामने रिप्रेजेंट भी हम करते हैं। तो ये यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट है इन डोज ऑप्टिमाइजेशन, डोज को ऑप्टिमाइज करने में या पता लगाने में। जैसे आपकी कोई न्यू मेडिसिन है तो आप जो है अलग अलग आपके एनिमल हुए या ह्यूमंस हुए, पहले तो आप एनिमल पे ही डोज डिटरमाइन करोगे। तो एनिमल जैसे कि आपका एक रैबिट का 10 रैबिट का ग्रुप रहा, दूसरी तरफ आपका रैट रहा, या फिर आपका गिनी पिग रहा, तो उनको आप डोज कितनी दे रहे हैं, तो सबको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डेटा को कलेक्ट करके, अरेंज करके, इंटरप्रेटेट करके आप पता लगा पाएंगे कि डोज आखिरकार देनी कितनी सही है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल डोज ऑफ ए ड्रग फॉर डिफरेंट पेशेंट बाय एनालाइजिंग डोज रेस्पॉन्स डेटा। डोज रेस्पॉन्स डेटा से आप यहाँ पे पता लगा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन ड्रग अप्रूवल या रेगुलेटरी अप्रूवल। देखिए अभी हमने जाना था
कि अगर आप न्यू मेडिसिन को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर उसके बाद जो सारा डेटा है वो CDSCO के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। तो वो जो सारा डेटा है वो किसकी मदद से यहाँ पे अरेंज किया जाता है, किसकी मदद से सारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहीं पर तो सारा जो डेटा उसको जनरेट करने में बायोस्टेटिक्स रोल निभाता है। तो ये इसी वजह से आपको इम्पोर्टेंट है। तो बायोस्टेटिस्टिक्स हेल्प्स इन जनरेटिंग डेटा दैट रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक FDA, CDSCO टू चेक ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी दैट हेल्प्स इन ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। और उसी डेटा की मदद से आपकी ड्रग अप्रूव होती है या फिर रिजेक्ट होती है जो आप भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन लॉन्ग टर्म सेफ्टी मॉनिटरिंग, जैसे आपकी ड्रग जब मार्केट में आ जाती है, लॉन्च हो जाती है, तो उसके बाद भी लगातार पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता रहता है। तो वो जो सारा डेटा है जो रिकॉल्स किए जा रहे हैं बैच को, या जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जो भी आपके पास मतलब कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सारा कुछ भी आप इसी की मदद से यहाँ पे समझ पाते हैं। तो इट इज़ यूज टू ट्रैक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एंड हेल्थ आउटकम इन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस यानी कि फेज़ 4 टू इंश्योर सेफ्टी आफ्टर ड्रग इज लॉन्च। ठीक है, क्लियर हो गया कि लॉन्च होने के बाद भी भाई बायोस्टेटिक्स अपना रोल निभाता ही रहता है। लास्ट में है इन प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग परफॉर्मेंस, कि ड्रग कैसे परफॉर्म करेगी बड़ी पॉपुलेशन में या ज़्यादा पॉपुलेशन में, आप जो है पहले ही पता लगा सकते हैं क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पर, या फिर जो आपने टेस्टिंग करी है लोगों पर उसकी मदद से। तो इट ऑल्सो यूज टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग इन ब्रॉडर पॉपुलेशन। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में फिर मदद करती है कि भाई आगे इसको डेवलप करना चाहिए या फिर नहीं डेवलप करना चाहिए। तो जो आपने देखा है ये इस तरीके से रोल निभाएगा बायोस्टेटिस्टिक्स। आपने ये पूरा एक तरीके से सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा 8th सेम में जाकर के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसकी पहले ही तैयारी कर लेना, जब आपके 7th सेम का एग्जाम खत्म हो जाए उसके पहले ही, ताकि आपको बर्डन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। बाकी और जो 3 सब्जेक्ट रहेंगे वो बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपके यूनिट 3 है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड हुए थे वो यही थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है। बाकी 4th और 5th एंड जो 5th यूनिट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। एक क्वेश्चन 4th यूनिट से इंक्लूड हुआ है, वो है डिफाइन GLP। GLP क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा GLP। बाकी जो है ना ऑलरेडी हमने इतना कवर करा रखा है, कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो GLP की फुल फॉर्म है यहाँ पे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो देखिए लेबोरेटरी यानी कि लैब, तो देखिए लैब जो होती हैं जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग होती है, ब्लड की ही नहीं, नॉर्मली तो हम ब्लड से समझते हैं, इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। जैसे कि आप यही मान लीजिए कि आपकी मेडिसिन अप्रूवल के लिए गई है, तो आपकी मेडिसिन की भी बहुत सारी टेस्टिंग होगी। सेंट्रल लेवल पे बहुत ज़्यादा लैब रहती हैं जो अप्रूवल आपको मिलता है जिससे, तो वो लैब जो है अगर GLP सर्टिफाइड होती हैं तो उस पर माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही रिलायबल है, भरोसेमंद है। जैसे कोई भी आपकी मार्केट में लैब वो GLP से सर्टिफाइड है, तो माना जाएगा कि वो जो है एकदम अच्छे तरीके से सारे काम कर रही है, सेफली कर रही है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो GLP क्या है? Good laboratory practice. GLP refers to a set of principles and guidelines that ensure everything in lab is done correctly, safely and produce reliable result. कि GLP जो है ना एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, एक रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जिनको जो भी लैब फॉलो करती है, तो ये इंश्योर किया जाता है कि उस लैब के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, टेस्टिंग वगैरह हैं, वो करेक्टली हो रही हैं, सेफली हो रही हैं, और जो रिज़ल्ट जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एकदम रिलायबल हैं, मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो GLP सर्टिफिकेशन से बहुत फ़ायदा होता है, पर इसमें थोड़ा प्रोसेस आपकी मतलब टीम वगैरह आती है, चेक करती है पूरी लैब की, तब जा करके आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलता है। तो GLP इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। GLP काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, सर्टिफिकेशन जो है ड्रग की क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी जो GLP जो है इसको क्रिएट किया गया था US FDA के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1978 में। तो वहीं से जो है सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है लैब और इसका इमेज लगा के, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आखिर GLP है क्या और इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट में यहाँ पे कवर करना है। अब इसका देखिए लास्ट में जो यूनिट है आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, वो है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये क्या होती हैं और उनका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 5th है, तो यहाँ पे है डिफाइन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड राइट देयर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा जो आपका CDSCO है, देखो यहाँ पर है
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आपकी मेडिसिन को अप्रूवल मिलता है, वो उसके सारे डिटेल और कैसे अप्रूवल मिलता है सारा मैंने कवर करा रखा है, आप देख लेना पिछली वीडियो में, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है, देखिए हर एक स्टेट में, जैसे कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है तो उसमें जो है जैसे कि नेम में छुपा है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, की ऐसी अथॉरिटी जो लाइसेंस देने का काम करती है हर एक स्टेट में। लाइसेंस कौन से, वही रिटेल लाइसेंस फार्मेसी के लिए या वो होलसेलिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो लाइसेंस को इशू करता है, ठीक है, आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर, वही कहा जाता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यूपी के अंदर यूपी का है, पंजाब के अंदर पंजाब का, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का, झारखंड के अंदर झारखंड का, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु का। तो हर एक ये स्टेट वाइज होता है, ठीक है। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज ए गवर्नमेंट बॉडी इन ए स्टेट दैट इशूज लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी आती है, वो है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो वो जो है जो भी लाइसेंसेस होते हैं फार्मेसीज के लिए, ठीक है, या तो सेलिंग के लिए हो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, वो इन्हीं के द्वारा इशू किए जाते हैं स्टेट वाइज। अब इनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यही इनका रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फार्मेसीज़ के लिए लाइसेंस इशू करती हैं, होलसेलर के लिए या फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर के लिए। दूसरा, इट रिमूव या रिकॉल्स अनसेफ और बैड मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। ये लगातार चेक भी करते रहते हैं कि मार्केट में जो है सेफ ही मेडिसिन रहे, जो भी अनसेफ मेडिसिन होती हैं तो ये उनको रिमूव कर देती हैं या कहें तो सस्पेंड वहाँ से कर देती हैं। इसके अलावा इट कैंसल्स और सस्पेंड लाइसेंसेस इफ़ रूल्स आर ब्रोकन। अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द भी किया जा सकता है इनके द्वारा। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके लाइसेंस को रद्द करे अगर आप रूल का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है, इट कंडक्ट्स रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेल फार्मेसीज एंड होलसेल ड्रग स्टोर। कि इसी के अंदर जो है सारा कुछ इंस्पेक्शन चेकिंग वगैरह होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई या आपकी फार्मेसी हुई या होलसेल ड्रग स्टोर हुआ तो उनकी लगातार इंस्पेक्शन भी करती है ये। नेक्स्ट है, इट इंश्योर दैट ओनली सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स आर सोल्ड टू पब्लिक। और ये इंश्योर करती है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि पब्लिक के लिए केवल और केवल सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन ही अवेलेबल हो मार्केट में, कोई भी अनसेफ और बैड मेडिसिन अवेलेबल ना रहे। तो ये आपने देखा है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है और उसका यहाँ पे रोल क्या है। तो इस तरीके से फाइनली ये हमने रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कहें तो पार्ट 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल फार्मेसी का हमने कवर कर लिए हैं। ये PDF आपको वहीं पे इंक्लूड करके मिल जाएगी, अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, तब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यही था आज की इस वीडियो में एंड थैंक यू फॉर चूजिंग फार्मेसी वाला। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।